सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आपने तूफानों के बारे में तो सुना ही होगा कि यहाँ पर बहुत ज़ोर का तूफान आ गया, यहाँ पर थोड़ा धीमे तूफान था। लेकिन ये जो तूफान होते हैं ये आते किस वजह से हैं और इनका मेन रीज़न क्या होता है? इन सब तूफानों के आने का रीज़न होता है हवा, यानी कि एयर। तो एयर एक टाइप का प्रेशर क्रिएट करती है किसी भी चीज़ के ऊपर। अगर बहुत तेज़ हवा आती है तो कहीं घरों की तो छत भी उड़ जाती हैं। तो जो एयर है वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर एक रोल प्ले करती है, जैसे विंड्स, स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स लाने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इस पूरी चीज़ को समझने के लिए कि एयर किस तरीके से किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेशर डालती है और किन तरीक़ों से एयर हमारी वर्क करती है, हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट के लिए आप एक टीन लीजिए हॉट वाटर के साथ। हॉट वाटर होना चाहिए, मतलब उसके अंदर गर्म पानी। जब वो गर्म पानी हो उसके बाद आप क्या करें, उसके अंदर ठंडा पानी डालते हैं, उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं। जैसे ही आप ठंडा पानी डालेंगे उससे धुआं निकलने लग जाएगा और जो हमारी टीन होगी उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। वो कहीं कहीं से पतली हो जाएगी, मतलब अजीब सी ही हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ है? दिस वॉज ड्यू टू प्रेशर। कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया सर। आगे जब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो समझने वाले हैं इन सब चीज़ों को। तो सारी चीज़ों को समझने से पहले फ्लो ऑफ एयर के बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जो फ्लो ऑफ एयर है, जैसे ही विंड की स्पीड इंक्रीज होती है वैसे ही जो हमारे एयर का प्रेशर होता है वो कम होता जाता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारी एयर है वो फ्लो करती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है वहाँ से ऐसी जगह पर एयर आती है जहाँ पर थोड़ा कम प्रेशर हो। सर मतलब क्या? मतलब आपने अपनी चिप्स का पैकेट के अंदर देखा है कि एयर भरी हुई होती है चिप्स के अंदर या कुरकुरे के अंदर। तो जब आप उसको खोलते हो या फिर कभी उसके अंदर पेन या पेंसिल से छेद करते हो तब आपने देखा है उसके अंदर से हवा निकलते हुए। तो क्या हो रहा है, जो वो चिप्स का पैकेट था उसके अंदर बहुत टाइटली हवा भरी गई थी। मतलब कि वो क्या था, दैट वॉज अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर था। जैसे ही आपने उसके अंदर छेद करा या फाड़ा, उससे वो एयर निकल कर कहाँ पर गई? लो प्रेशर, मतलब बाहर जो हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर इन्वायरमेंट था उसके अंदर वो मिल गई। तो जो हमारी एयर होती है वो जाती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जो हमारी एयर की या फिर विंड की स्पीड होती है वो डिपेंड करती है रीजन टू रीजन भी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर भी। कहीं कहीं पर तो बहुत ज़्यादा होती है विंड की स्पीड और कहीं कहीं पर तो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस जो होता है प्रेशर के अंदर उसकी वजह से जो हमारी विंड की स्पीड होती है वो कम हो सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है। मान लो किसी एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है तो वहाँ पर विंड की स्पीड कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, और एक जगह पर लो एयर प्रेशर है तो हाई प्रेशर वाली जगह से कहाँ पर जाएगी विंड? लो प्रेशर वाली जगह पर। तो ये क्या हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस देख रहे हो क्या हो रहा है, विंड की स्पीड चेंज हो रही है। तो यही होता है हमारी विंड की स्पीड के अंदर। इस चीज़ को समझने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा, कभी आपने ऐसा देखा है घर पर कि धूप बत्ती जो होती है हमारी, जिसको हम लोग इंसेंस स्टिक बोलते हैं या फिर अगरबत्ती, कभी आपने उसे जलाया होगा पूजा के समय तो उससे धुआं निकलते हुए देखा होगा। वो धुआं कहाँ पर जा रहा होता है? वो धुआं तो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हॉट एयर होती है, मतलब जो गर्म हवा होती है, दैट इज ऑलवेज लाइटर देन कोल्ड एयर। ठंडी हवा से वो हमेशा हल्की होती है और ठंडी हवा हॉट एयर से भारी होती है। ऐसा क्यों होता है सर? जब एयर गर्म हो जाती है तब वो एक्सपेंड हो जाती है और एक्सपेंड होने की वजह से वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से, मतलब है तो हवा कम ही लेकिन उसने स्पेस बहुत ज़्यादा ले लिया है, तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाती है।
तो अब हमें ये तो पता चल गया कि जो हॉट एयर होती है वो हमेशा ऊपर रहती है और जो कोल्ड एयर होती है वो हमेशा नीचे रहती है। मतलब कोल्ड एयर थोड़ी सी भारी होती है और हॉट एयर थोड़ी सी हल्की होती है। इसी के साथ अब हमें कन्वेंशन ऑफ एयर भी समझ में आ जाएगा। कन्वेंशन ऑफ एयर क्या होता है सर? देखो, जब ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा एयर गर्म हो जाती है, मतलब जो विंड होती है, जो हवा होती है ज़मीन की गर्म हो जाती है, तब वो कहाँ पर जाना स्टार्ट करती है? वो ऊपर की तरफ, क्योंकि वो हॉट हो गई होती है। तो जब वो ऊपर की तरफ जा रही होती है, तब ऊपर जाते 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 जब वो ऊपर बिल्कुल एटमॉस्फेयर के टॉप वाली जगह पर पहुंच जाती है, तब वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो सर्दी की वजह से वो क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो ठंडी हवा होती है वो हैवी होती है। तो हैवी होने की वजह से ठंडी हवा नीचे ज़मीन की तरफ आना चालू हो जाती है। तो जो ठंडी हवा होती है वो नीचे की तरफ आती है और इसी तरीके से जो ज़मीन के ऊपर गर्म हवा होती है वो ऊपर, मतलब कि एटमॉस्फेयर में, आसमान में ऊपर की तरफ जाती रहती है। आई होप यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि एयर कन्वेंशन क्या होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं जनरेशन ऑफ विंड करेंट्स ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ हीट, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। मतलब जो अर्थ है उसकी अनइवन हीटिंग की वजह से किस तरीके से विंड, मतलब कि जो हमारी हवाएं हैं वो जनरेट होती हैं, किस तरीके से हवाएं पैदा होती हैं। इस पूरे कंसेप्ट को ज़्यादा डिफ़िकल्ट तरीके से ना समझते हुए एक इजी एग्जाम्पल से समझते हैं। इजी एग्जाम्पल ये है कि अभी अभी हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो हॉट एयर होती है वो लाइटर होती है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड एयर। तो इसी वजह से हमारी जो विंड्स हैं या फिर जो हवाएं हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, ये पूरा एग्जाम्पल आपको एक और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। वो समझ में आएगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक से। वो होता है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जो अनइवन हीटिंग होती है हमारी लैंड और वाटर की, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा विंड्स और हमारी रेनफॉल, मतलब कि बारिश आती है। सर वो कैसे आती है और कौन सा ऐसा एग्जाम्पल था जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आने वाला था अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स और अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर? अच्छा, ये एग्जाम्पल है आपका गर्मियों के समय में जब भी आप बाहर धूप के अंदर खड़े हुए होते हैं, तब आपका क्या मन नहीं करता ठंडे ठंडे एसी के अंदर बैठने का? तो आप भागकर अपने घर के अंदर आ जाते हो गर्मियों के समय कि यार बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, मेरे को ठंडे ठंडे एसी के अंदर बैठना है। तो ऐसे ही हमारी एयर के साथ भी होता है। वो भी ये बोलती है कि अब मैं हॉट एयर हूँ और मेरे को तो जल्दी से कोल्ड एयर के पास जाना है और कोल्ड एयर के पास मैं स्पीड के अंदर जाऊंगी। लेकिन जब वो स्पीड के अंदर जाती है तो उसकी वजह से जो भी हमारा लैंड होता है उसके ऊपर डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो जो हमारी ठंडी ठंडी हवा होती है उसके पास जाने के लिए हॉट एयर फुल प्रेशर से, फुल पावर से आती है और जो भी आसपास का लैंड होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। अब हमें पिछले चैप्टर से ये तो पता ही है कि जो हमारी पूरी अर्थ है इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कभी कभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। तो हमारी अर्थ है वो अनइवनली हीट भी होती है और अनइवनली कोल्ड भी होती है कहीं कहीं जगह से। अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर चले जाओगे वहाँ पर तो हमेशा ही ठंड रहती है, और अगर आप बीच वाला अर्थ का पोजीशन देखोगे, पार्ट देखोगे, तो वहाँ पर तो हमेशा ही हमें लगभग गर्मी ही देखने को मिलती है। तो इस वजह से जो हमारी एयर है, जो हमारी हवा है, वो जनरेट होती रहती है। विंड जो है वो जनरेट होती रहती है और इन्हीं वाली विंड्स को हम लोग कभी कभी ये भी बोल देते हैं कि ये हमारी मॉनसून की विंड है। अब ये जो मॉनसून की विंड होती है ये कभी कभी अपने साथ बारिश को भी ले आती है। तो इस वजह से जो मॉनसून विंड्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं फार्मर्स के लिए भी, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो जो भी हमारे फार्म्स है, जो भी खेत वगैरह हैं, वहाँ पर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब कैसे उगेंगे। इसी के बाद हमें ये भी पढ़ना है थंडर स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में। थंडर स्टॉर्म्स तो बहुत खतरनाक होते हैं। अरे सर, कितने खतरनाक होते हैं थंडर स्टॉर्म? अरे थंडर स्टॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजली कड़कना और बारिश आना।
मतलब जब थंडर, मतलब कि जब बिजली गिर रही होती है आसमान से और बारिश आ रही होती है बहुत ज़ोर से, उसी को हम लोग थंडर स्टॉर्म बोल देते हैं। थंडर स्टॉर्म वैसे तो बहुत ख़तरनाक होते हैं और ये ज़्यादातर हमें उन रीजन्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स हो गए, वहाँ पर ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। जब भी थंडर स्टॉर्म आ रहा होता है तो हमें कुछ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस लेने होते हैं। वो प्रिकॉशंस ये होते हैं कि हमें कभी भी एक बड़े से पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना होता। हमें अगर खड़ा भी होना होता है तो एक छोटे पेड़ के नीचे खड़ा होना होता है। लेकिन सर ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि बड़े से पेड़ के ऊपर अगर बिजली गिरी तो वो जल सकता है और जलने की वजह से आपको भी हार्म पहुंच सकता है। तो इस वजह से हमें एक छोटे से पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाना चाहिए। हमें ग्राउंड के ऊपर तो कभी भी नहीं लेटना चाहिए जब ऐसे थंडरस्टॉर्म आ रहा हो, और हमें अम्ब्रेला वगैरह भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अम्ब्रेला क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए सर? अम्ब्रेला का आपने हैंडल देखा होगा, वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? वो लोहे का बना हुआ होता है, मेटल का। और मेटल इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, बिजली बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं मेटल्स। तो अगर आपके हाथ में अम्ब्रेला होगा तो आपको करंट लग सकता है। हमें विंडोज़ और जो डोर्स होते हैं उनसे भी थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। मान लीजिए अगर उनके आसपास से बिजली कड़की तो आपको भी वो डैमेज पहुंचा सकती है। हमें ओपन गैरेज, मेटल शेड या फिर स्टोरेज शेड्स के अंदर भी नहीं रुकना चाहिए जब इस टाइप का मौसम हो। तो बहुत अच्छी सलाह ये दी जाती है कि जब भी ऐसा कोई थंडरस्टॉर्म आ रहा हो तो हमें कार या बस के अंदर जाकर बैठ जाना चाहिए। सर लेकिन कार तो पूरी मेटल की बनी हुई होती है और अगर उसके ऊपर बिजली गिरी तो लोग और हम लोग या फिर जो भी इंसान उसके अंदर है उसकी तो डेथ भी हो सकती है। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कार और बस के अंदर जाकर बैठ जाओ? इस सवाल का जवाब आप सोचो, अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के बाद। वन शुड नॉट स्टे इन वाटर। पानी के अंदर तो आपको बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। पानी के अंदर अगर बिजली, मान लो आप नदी के अंदर नहा रहे हो और वहाँ पर बिजली गिरी तो आपको बहुत ज़ोर का शॉक लग सकता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाएं जल्द से जल्द। अब यहाँ पर जो एक सवाल था, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले आपको जिस सवाल का जवाब मैं बताने वाला था कि हमें एक कार या फिर एक बस के अंदर क्यों रहना चाहिए जब एक थंडरस्टॉर्म आ रहा हो, मतलब कि जब बिजली गिर रही हो। तो हमें ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप ध्यान दें, कार के टायर्स किस चीज़ के बने हुए होते हैं? रबर के, और रबर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर उसके ऊपर थंडर गिरती भी है, बिजली गिरती भी है किसी बस के ऊपर और कार के ऊपर, तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो पाएगी अर्थ के अंदर, तो हमें करंट लगेगा ही नहीं। इस वजह से हमें ये सजेस्ट करा जाता है कि एक कार के अंदर या फिर एक बस के अंदर हमें बैठ जाना चाहिए अगर ऐसे कभी बिजली गिर रही हो तो। इस समय आप स्विचेस वगैरह का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही ना करें। अब इसी के बाद हम लोग पढ़ते हैं साइक्लोन्स के बारे में। साइक्लोन्स क्या होते हैं? साइक्लोन्स होते हैं क्लाउड्स दैट आर फॉर्म्ड ड्यू टू वाटर वेपर्स इन द एयर। वाटर वेपर्स जो एयर के अंदर होते हैं उसकी वजह से जो क्लाउड्स बन जाते हैं, उसी की वजह से हमें साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होते हुए दिखता है। जो ये वाटर होता है जब ये वेपर के अंदर बदलता है तो आसपास एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी हीट होती है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है उस गर्मी को, और ये जो वाटर वेपर्स हैं ये क्लाउड के अंदर चेंज हो जाते हैं और दोबारा ये कैसे रेन ड्रॉप्स के अंदर ज़मीन के ऊपर गिरना चालू होते हैं। जब ये रेन ड्रॉप्स के अंदर ज़मीन के ऊपर गिरना चालू होते हैं, इसकी वजह से कुछ हीट जो होती है वो वार्म अप हो जाती है अराउंड द रेन ड्रॉप्स, और वो वार्म जो हीट होती है वो ऊपर की तरफ जाना चालू कर देती है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये पूरा, लेकिन इसके अंदर से साइक्लोन बनना स्टार्ट होते हैं, और जो साइक्लोन होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। तो जो साइक्लोन है वो किसी भी एक जगह के टेम्परेचर के ऊपर, उधर की विंड स्पीड के ऊपर, डायरेक्शन ऑफ द विंड के ऊपर और ह्यूमिडिटी ऑफ द प्लेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। और साइक्लोन्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो इंसानों को अपने साथ लेकर भी जा सकते हैं। तो साइक्लोन्स तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं।
तो यहाँ पर देखते हैं डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय अ साइक्लोन। साइक्लोन कैन रिजल्ट इन एक्सट्रीमली हाई वेव्स इन द सी। अगर कभी साइक्लोन पानी के अंदर आ जाए तो जो पानी की लहरें होती हैं वो बहुत ऊपर तक भी लेकर जा सकता है, और ये जो वेव्स हैं ये 3 to 12 मीटर हाई जा सकती हैं। सोचो कितनी ऊंची हो जाएंगी ये वेव्स। तो ये जो हाई वेव्स हैं जब ये ज़मीन के ऊपर गिरती हैं तो ये बहुत दूर तक जाती हैं और आसपास का जो भी एरिया होता है वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लहरें भी आ जाती हैं। अगर कहीं पर ज़मीन के ऊपर साइक्लोन आ जाए तो वहाँ का जो सॉइल होता है उसको वो कम्प्लीटली ख़राब कर देता है। फ्लड्स भी हो सकते हैं अगर रेनफॉल काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक हो तो, और विंड्स की स्पीड भी बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, और जो ट्रीज़ हैं उनको भी ये उखाड़ के ले जा सकता है, घरों को भी उखाड़ के ले जा सकता है, और इंसान तो इसके लिए बहुत ही छोटी चीज़ होती है। जो साइक्लोन है इसको बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे हुरिकेन बोला जाता है अमेरिका के अंदर, टाइफून बोला जाता है जापान और फिलीपींस के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग टॉर्नेडो के बारे में। टॉर्नेडो क्या होती है? टॉर्नेडो होता है एक वेदर कंडीशन, या फिर टॉर्नेडो को हम लोग हिंदी में भवंडर भी बोलते हैं, जो गोल गोल हवा का चक्कर सा होता है। जो टॉर्नेडो होता है ये होता है एक तरीके की वेदर कंडीशन होती है जिससे कि डार्क फनल शेप टाइप बन जाती है ग्राउंड की तरफ, मतलब ग्राउंड के अंदर कोई एक फनल टाइप है, इस टाइप से लगता है हमें। तो जो टॉर्नेडो होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है, और हम टॉर्नेडो से किस तरीके से बच सकते हैं? वैसे तो अगर हम लोग टॉर्नेडो की चपेट के अंदर आ गए तो हम कैसे भी नहीं बच सकते, तो इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए। हम अगर इससे बचकर दूर भाग पाएँ तो हमें भागना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ टिप्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर कभी टॉर्नेडो आ रहा हो तो हमें शेल्टर ले लेना चाहिए अंडरग्राउंड रूम के अंदर, जहाँ पर कोई खिड़की वगैरह ना हो। जहाँ पर खिड़की हो वहाँ पर आप क्या करें, वहाँ पर अगर कोई टेबल वगैरह रखा हो, मान लो आपका रूम है उसके अंदर खिड़कियाँ हैं, तो आप कैसे बचेंगे टॉर्नेडो के दौरान? वहाँ पर अगर आपके रूम के अंदर अगर खिड़कियाँ हैं तो अगर कोई टेबल वगैरह रखा हो आपके रूम के अंदर तो उसके नीचे जाकर आप छुप जाओ। उसी के साथ अपने पूरे सर को आप कवर कर लो, जिससे कि आपके सर के ऊपर कोई भी चीज़ गिरे तो आपको चोट ना लगे। इसी के साथ आप बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स भी ले सकते हो। कैसे ले सकते हो सेफ्टी मेजर्स साइक्लोन के लिए? अगर कभी भी साइक्लोन आने वाला होगा तो जो वेदर फोरकास्टिंग सर्विस होती है, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट का एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है जो बताता है कि यहाँ पर मौसम ऐसा रहने वाला है, वो लोग पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे कि साइक्लोन आने वाला है, तो आप लोग साइक्लोन से बच सकते हैं। और साइक्लोन का वो पता कैसे लगाते हैं? वो लोग एनोमीटर नाम की एक डिवाइस होता है जिसको यूज़ करते हैं विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए, और उससे उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि यहाँ पर इस टाइप की कोई बहुत बड़ा तूफान आ सकता है या फिर कोई एक बहुत बड़ी मतलब घटना हो सकती है। तो ये जो वार्निंग है सब सिटीजन्स तक पहुंचाई जा सकती है गवर्नमेंट के थ्रू, और गवर्नमेंट पहुंचाती भी है। जितने भी फिशरमैन, मतलब कि जितने भी वो लोग जो मछलियां पकड़ते हैं, उन तक भी ये न्यूज़ पहुंचा दी जाती है, जिससे कि अगर वो मान लो समुंदर के अंदर हों तो उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई उनको लाइफ का लॉस ना हो और उनके ऊपर मतलब कोई ना दबाव ना पड़े। तो हमें इन साइक्लोन से कैसे बचना चाहिए? जैसा आपको पता है कि सबसे पहले तो जो फोरकास्टिंग टीम हो गई हमारी गवर्नमेंट की, वो हमें बताएगी कि ये जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप अपने साथ रख लीजिए, और यहाँ पर साइक्लोन आने वाला है, आप इस एरिया से चले जाए। हमें कभी भी ऐसी रोड्स से नहीं जाना चाहिए जब साइक्लोन आ रहा हो जिनके साइड से नदी हो। नदी वाली रोड्स के साइड से अगर आप जाएंगे तो शायद आप पानी के अंदर भी डूब सकते हैं। तो इस वजह से हमें जब साइक्लोन आ रहा हो तो अगर किसी रोड के साइड से समुंदर या फिर कोई नदी है तो वहाँ से हमें नहीं जाना चाहिए। हमारे पास सारे इमरजेंसी नंबर्स होने चाहिए, जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, इन सब के नंबर्स बहुत अच्छे से लिखे हुए होने चाहिए। और अगर आप कहीं पर रह रहे हैं जहाँ पर साइक्लोन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हम लोग अपनी जान बचा पाएँ। तो
एक और चीज़ ये भी होती है कि जब साइक्लोन आता है तब वो वाटर को कंटेमिनेट कर देता है, मतलब जो गंदा पानी होता है उसको साफ पानी से भी मिला देता है। तो हमें अगर कहीं पर साइक्लोन आया है, आप किसी ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहाँ पर साइक्लोन आया है, तो हमें वहाँ का पानी को या तो बॉईल करके पिएं या फिर अवॉइड करें वहाँ का पानी पीना, क्योंकि वो जो पानी होगा उसके अंदर गंदा पानी मिल चुका है और आपको बीमारी भी हो सकती है। हमें जो पावर लाइंस, मतलब जो बिजली की तारें हैं और इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, इनसे तो बहुत ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि अभी साइक्लोन आया है तो इनसे अगर बिजली के अंदर कोई भी फॉल्ट होगा तो अगर आपने टच करा तो आपको करंट भी लग सकता है। हमें शेल्टर्स से दूर रहना चाहिए। शेल्टर्स मतलब घर वगैरह हो गए, क्यों? क्योंकि अब साइक्लोन की वजह से वो घर टूट चुके हैं और वो कभी भी गिर सकते हैं आपके ऊपर। तो हमें अननेसेसरी डिमांड भी नहीं करनी चाहिए जो हमारी रेस्क्यू टीम हो। रेस्क्यू टीम मतलब जो लोग हमें बचाने के लिए आते हैं। गवर्नमेंट की साइड से जो भी टीम्स होती हैं गवर्नमेंट की कुछ, वो हम लोगों को अगर सेव करने आ रही हैं तो हमें उनसे डिमांड नहीं करनी चाहिए। जैसे हमें चॉकलेट वाले ही बिस्किट खाने हैं, हम और कोई बिस्किट नहीं खाएंगे, तो ऐसी हमें डिमांड नहीं करनी चाहिए। जो भी चीज़ वो खाने पीने की दें हमें खा लेनी चाहिए। और ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। तो जो टेक्नोलॉजी होती है इस चीज़ के अंदर एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले करती है। आजकल तो हम लोगों ने कुछ ऐसी सैटेलाइट्स और रेडार्स बना लिए हैं जो कि ये बता पाते हैं कि इस जगह पर साइक्लोन आने वाला है। इसकी वजह से हम लोग पता लगा पाते हैं कि यहाँ पर अगर साइक्लोन आने वाला है तो हम लोग बचने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें अरेंज कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी सब लोगों को बता देती है कि यहाँ पर साइक्लोन आने वाला है, तो लोग अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखती हैं कि कहाँ पर साइक्लोन आने वाला है और कहाँ पर साइक्लोन नहीं आने वाला। तो जो साइक्लोन है, साइक्लोन के बारे में गवर्नमेंट को जनरली सैटेलाइट्स के थ्रू 48 आवर्स पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पर 48 आवर्स पहले, मतलब 2 दिन पहले ही लगभग गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि 2 दिन बाद इस जगह पर साइक्लोन आने वाला है। तो साइक्लोन की वार्निंग भी दे दी जाती है लोगों को 24 घंटे पहले कि ऐसे ऐसे इस जगह पर साइक्लोन आने वाला है और आप जल्दी से जल्दी इस एरिया से निकल जाएं। तो यहीं पर हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली, कैसे अगर कोई भी ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो आप अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे विंड्स वर्क करती हैं और विंड्स की वजह से कितने टाइप के तूफान आते हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। इसी के साथ जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स को आप खुद करने का ट्राई करें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बच्चे शेयर करना भूल जाते हैं। और मन्नू से ज्ञान लेते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।